हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज हम लोग फिनिश करेंगे करंट अफेयर एनवायरनमेंट सेक्शन की। आज जो है हम लोग जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उनको देखेंगे और साथ ही साथ जो भी चीजें होंगी उसको मैं, जैसे कि मेरी आदत है, आप लोगों को चीजें बताऊंगी, समझाऊंगी और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगी। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने 30th एनिवर्सरी ऑफ यूएनसीसीडी तक देखा था। अब रही बात रामसर साइट्स की। तो देखो, अभी फिलहाल इस मोमेंट पे 85 रामसर साइट है। 81st और 82nd जो है वो दोनों बिहार की थी। नागी और नकटी बर्ड सैंक्चुरी है दोनों बिहार में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में रामसर साइट्स बनी है। और ये जो है ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफी फेमस है, जैसे बार हेडेड गूज और इंडियन रॉबिन। और बार हेडेड गूज की पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और नागी और नकटी बर्ड सैंक्चुरी दोनों दो नदियों पे है। नागी नागी नदी पे है, नकटी नकटी नदी पे है। और नकटी नदी जो है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कोयल नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये तो चलो हो गई बात हमारी 81st और 82nd रामसर साइट की। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे 83rd, 84th और 85th की। तो और भी कुछ न्यू वेटलैंड्स ऐड हुए रामसर साइट में, जैसे कि नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी जो कि तमिलनाडु में है, काजू वैली बर्ड सैंक्चुरी जो कि तमिलनाडु में ही है, और तवा रिजर्वायर जो कि एमपी में है। तो टोटल 85 हो जाते हैं। तवा जो है ना आपका सतपुरा रिजर्व में होगा, जो कि एडजॉइन करता है सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो ये कॉन्सिक्वेंटली 84, 83rd, 84th, 85th रामसर साइट बने। चलो, ये तो हो गया हमारा रामसर साइट का बात। नेक्स्ट देखते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो देखो, यूजीसी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं ना, ओरिजिनल ही कोल सीम में कोल को गैसिफाई कर देते हैं। और गैसिफाई मतलब गैस बना रहे हैं, तो ये क्या करता है ना, क्या करता है, कोल को डायरेक्टली सिन गैस में चेंज कर देता है। और एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन ऑफ सिन गैस, जो कि होता है मीथेन प्लस CO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बस ये याद रखो। और इसको कौन देख रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। कहाँ पे लॉन्च किया, तो झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फिर बारी आती है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है ना वो एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। नाम से ही पता चला है ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सारी चीजें बनेंगी। और इसको जो है ना वो ग्रीन लाइट मिल गई, यानी कि क्लियरेंस मिल गया है फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के डिपार्टमेंट से। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है इसकी, तो एनिडको नाम है इसका, अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। अब देखो, ये जो अंडमान और निकोबार है ना दोनों किस चीज से डिवाइडेड है, तो 10 डिग्री चैनल से ये लोग डिवाइडेड है। तो कई बार पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार के बीच में क्या डिवीजन है, तो 10 डिग्री चैनल का डिवीजन है। और अंडमान निकोबार में आपको पता होना चाहिए, अंडमान में एक सैडल पीक है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। निकोबार में और अंडमान किस पार्ट में डिवाइडेड है, तो अंडमान को नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर पार्ट अंडमान में डिवाइड किया गया है। और निकोबार में आपको कार निकोबार, लिटिल निकोबार दिख रहा होगा, है ना। चलो, और अंडमान निकोबार में मैंने आपको बता दिया बे ऑफ बंगाल में है, ये भी आपको पता चल गया। इधर अंडमान सी भी है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पता होनी चाहिए। और ग्रेट निकोबार आइलैंड आप देख सकते हो किधर है, ये रहा ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में डिवाइडेड है। अब पैनामा की एक न्यूज है। पैनामा ना विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अपनी पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को आइलैंड से हटा के मेनलैंड पे ले गया है। क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें 300 इंडिजिनस गुना फैमिलीज, जो कि कौन से आइलैंड की थी, तो फ्रॉम गर्डी सुदबुद आइलैंड से उनको मेनलैंड में ले गया गया। तो गर्डी सुदबुद याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि गर्डी सुदबुद है कहाँ, तो लोकेशन मिलाने को आएगा। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स सी लेवल बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है तो डूब जाएंगे ना, इसलिए। तो ये एक्शन क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो SIDS कंट्रीज है ना उनकी वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। SIDS इससे पता चल जाएगा, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। नाम से बहुत ज्यादा क्लियर है, छोटे हैं, आइलैंड है और डेवलपिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है आइरिस प्रोग्राम। आइरिस का फुल फॉर्म जानना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। ये प्रोग्राम ने क्या जीता है, 2024 UN सिट्स पार्टनरशिप अवार्ड जीता है। आइरिस प्रोग्राम के बारे में ये पता होना चाहिए, ये इसके मेंबर है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI जिसको बोलते हैं। ये है आइरिस प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में कुछ 27 कंट्रीज है, इंडिया है, UK है और सिड्स के रिप्रेजेंटेटिव है। सिड्स हमने अभी ऊपर देखा। ये लॉन्च कब हुआ था आइरिस प्रोग्राम, तो COP26 में लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड लीडर समिट पे। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सिड्स कंट्रीज में, ताकि उनको क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क से बचा सके, ताकि पैनामा वाला
हाल ना हो सबका। फिर बारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। देखो सारे रिजिलियंस वाले एक साथ में है तो पढ़ने में इजी रहेगा आपको। तो ये जो है फंड है, तो नाम से पता चला पैसों का कुछ फंड होगा। ये 2022 में स्टैब्लिश हुआ था। किन के सपोर्ट में, ये ध्यान में रखना है, यूएनडीपी और यूएनडीआरआर। इस फंड में कितने पैसों की बात की गई है, तो $50 मिलियन का ट्रस्ट होगा जो सपोर्ट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स, कहाँ का, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिड्स कंट्री में। और साथ ही साथ यही फंड आइरिस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। तो आइरिस प्रोग्राम अगर चलाना है तो पैसे तो लगेंगे। अब आइरिस प्रोग्राम में आपको सीडीआरआई एक मेंबर दिख रहा था। सीडीआरआई क्या है, तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, इसलिए सीडीआरआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब लॉन्च किया था, तो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का जो न्यूयॉर्क में हुआ था, इसका सेक्रेटेरिएट अपने दिल्ली में है। और ये इसका फोकस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। रिजिलियंट मतलब जो सब कुछ झेल सके, किसको, क्लाइमेट चेंज को और डिजास्टर के रिस्क को, वही सिड्स जैसे रीजन में। अब दूसरा है ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। ई फ्लो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्लो। ये क्या रेफर करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इकोलॉजिकल हेल्थ एंड फंक्शन इन रिवर, स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडी। यानी कि पानी की क्वालिटी के बारे में मॉनिटर करेगा, जो कि किसकी पानी की क्वालिटी, तो रिवर की, स्ट्रीम की और दूसरे वाटर बॉडी की। किसने लॉन्च किया ई फ्लो को, तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। मॉनिटरिंग सिस्टम है, नाम से ही पता चलता है। मॉनिटरिंग कैसे करेगा, रियल टाइम में ट्रैक करेगा रिवर की क्वालिटी को। अब आज रिवर गंदा हुआ और मैं 5 दिन बाद आके चेक करूं तो वो मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आज रिवर गंदा और आज ही मुझे पता चल जाए कि क्या हुई है, तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग होती है और ये हेल्प करती है प्लानिंग और मॉनिटरिंग एफर्ट्स बढ़ाने में। इसको डेवलप किसने किया है, तो नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, नमामि गंगे जल शक्ति के अंदर, उसने डेवलप किया है। और ये सिस्टम कहाँ का वाटर क्वालिटी मॉनिटर करेगा, तो गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज का। ये जो डेटा है वो कौन सा यूज करेगा, तो सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा यूज करेगा और रिपोर्ट्स, ताकि वो की पैरामीटर्स चेक कर सके, जैसे कि वाटर का इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, गवर्नमेंट की फ्लोज क्या है, और 11 प्रोजेक्ट जो गंगा मेन स्ट्रीम की है। अब बात करते हैं जुलाई 2024 के न्यूज की, जो कि है डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट। चाइना ने पहली बार वर्ल्ड का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट इंट्रोड्यूस किया है, जो इनहांस करेगा एनर्जी एफिशिएंसी कितना परसेंट तक, तो 24% तक। ये जो फीचर्स है ना इसके क्या है, ये प्लांट में 200 मीटर का टावर होगा और सारे के सारे मिरर से सराउंडेड रहेंगे। तो क्या होगा ना कि सन का 94% रिफ्लेक्शन मिल पाएगा इसको डुअल सोलर थर्मल पावर प्लांट में। ये क्या यूज करेगा, तो ये मोल्टेन सॉल्ट को यूज करेगा एज अ थर्मल बैटरी, ताकि जो थर्मल पावर है सोलर लाइट से मिली हुई, उसको स्टोर करके रात को पावर जनरेशन करा सके। और रात को तो अवेलेबल नहीं होगा, तो यही याद रखना है कि कौन सी पहली कंट्री है। फिर बारी है फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज। तो इसमें आपको पता करना होगा कि जो फंड है टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज, इसको होस्ट किया है फिलीपीन ने और वो सेलेक्ट हुआ एज द होस्ट फॉर द फंड्स बोर्ड। अब ये क्या है फंड टू लॉस एंड डैमेज, ये स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग COP27 इजिप्ट 2022 में। ये फंड एम करता है एट कॉम्पेंसेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज फॉर लॉसेज एंड डैमेजेस। तो वही बात है कि लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पहले ही बात कर चुके, बस आपको याद रखना है कि कौन है फंड का बोर्ड का होस्ट, तो फिलीपीन है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था ये वाला फंड, तो COP28 के टाइम, ये भी हम बात कर चुके, वही कंपेंसेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की लॉसेस और डैमेजेस। फिर बारी आती है स्प्रिंग इनिशिएटिव। तो यूएन का सपोर्टेड ये इनिशिएटिव है जिसका प्रिंसिपल होगा फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI। इसने लॉन्च किया है स्प्रिंग इनिशिएटिव को, किस चीज के लिए, तो नेचर का लॉस प्रिवेंट करने के लिए बाय 2030। मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स ना 2030 तक के लिए होते हैं। इसमें 200 इन्वेस्टर हैं और $15 ट्रिलियन का असेट यूज हुआ है। और ये फोकस करेगा सिस्टेमिक रिस्क को कम करने के लिए, जैसे नेचर लॉस, कॉर्पोरेट के प्रैक्टिसेस वगैरह को लेकर के, डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन। फिर बारी आती है FAO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट। इसका थीम क्या है, तो एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशंस थ्रू इनोवेशन। ठीक है, FAO का ये थीम है। तो हो सकता है पहले तो पूछे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने दिया, तो FAO। फिर थीम पूछ सकता है। हाइलाइट्स क्या थी इसकी, तो वही ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट घटी है, जो कि अच्छा न्यूज है अगर हम कंपेयर करके देखें 1990 से। और इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट है कि इंडिया 3rd हो चुका है ग्लोबली एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन में। तो हमारा नेट फॉरेस्ट गेन अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट कितना है, तो वो हमारा है 24.62%, जो हम की लास्ट क्लास में बात किया था। फिर बारी आती है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो है बहुत सारे लिवलीहुड्स इंडियन के
जो है सपोर्ट करता है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो गया, टिम्बर यानी कि लकड़ी, तो हर टाइम फॉरेस्ट से लकड़ी नहीं मिलती है ना, नॉन टिम्बर चीजें मिलती है जैसे गम, रेजिन वगैरह, वो बहुत लाइवलीहुड देखता है। फिर बारी आती है सॉइल हेल्थ। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल सॉइल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ, मोरक्को में। वहां पे यूनेस्को ने प्लेज किया कि वो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स इस्टेब्लिश करेगा। तो ये क्या करेगा वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, तो यूनेस्को का है, ये एक स्टैंडर्डाइज टूल होगा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है टूल है, तो क्वालिटी देखेगा, डिग्रेडेशन देखेगा, सॉइल मैनेजमेंट देखेगा। यूनेस्को है ना, वो पायलट की तरह काम करेगा सॉइल और लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोग्राम का। फिर बारी आती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अप्रूव किया है नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। अभी देखो ये है कौन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, ये दो स्पीसी को इस बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम में कवर किया गया है। करेंटली ना सिर्फ 140 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसमें इंडिया में है। ये क्या है, ये बर्ड है, ठीक है, और उससे भी कम, 1000 से भी कम फ्लोरिकन्स वाइल्ड में आपको दिखेंगी। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वो इस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो कंजर्वेशन स्टेटस पता होना चाहिए। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसके बारे में कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 170 ही बचा तो ऑफकोर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी है, 4 में भी है, क्योंकि चेंज हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब उसमें 4 शेड्यूल हो गए हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। तो ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि इसमें कौन से दो स्पीसीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है और लेसर फ्लोरिकन भी है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये लेसर फ्लोरिकन है। लैंडस्केप इन इंडिया। अब इंडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट, लैंडस्लाइड्स इन इंडिया, सॉरी लैंडस्केप बोल दिया मैंने। इंसिडेंट देखो क्या हुआ है, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ना, कहाँ पे, केरला में, वहां पे रिसेंटली आप देखोगे बहुत वर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, मतलब सोए हुए थे और फिर उनकी लैंडस्लाइड हो गई, बहुत सारे लोग तो अपने नींद में ही मर गए थे। ये लैंडस्लाइड ना डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अर्थ, रॉक या डेब्रिस का ग्रेविटी की वजह से। फिर बारी आती है हाई सी ट्रीटी, जिसको एक और नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो यूनियन कैबिनेट जो इंडिया की है ना, उसने अप्रूव कर दिया साइनिंग बीबीएनजे ट्रीटी को, जिसको हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं। तो मैंने आपको पूरा एक डायग्राम दिखाया था ना, हाई सी जो है ना, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी आगे होता है और इस पे किसी कंट्री का राइट नहीं होता है, कोई भी ले सकता है। ये जो एक नेशन का जुरिस्डिक्शन होता है ना, उसके आगे होता है। टिपिकली 200 नॉटिकल माइल से आगे की जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई सी। अब इसमें 64% ओशन एरिया आता है और किसी कंट्री का अपना कोई अधिकार नहीं कह सकते इसको। अब ये अग्रीमेंट जो होना है, ये ट्रीटी अग्रीमेंट किसके अंडर साइन होता है, तो यूएन क्लॉज पे हम बात कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो इसमें मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेशनल जुरिस्डिक्शन वगैरह को कंजर्व करने की बात होती है। फिर होता है क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस फंड। ये अजरबैजान, आपको पता है ना, 29th कॉप जो है वो होस्ट करने वाला है, न्यूज में अभी यही चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को क्रिएट करेंगे और ये हेल्प करेगी डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने की, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो क्लाइमेट एक्शन फंड ना एक $1 बिलियन एनुअली रेज करने की कोशिश करेगा फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से और साथ ही साथ कंपनी से। अब कौन हुई फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो वो जो डेवलप्ड नेशंस है, जैसे कि यूएस हो गया। और इसी वजह से ना, जब से ट्रम्प इस बार प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो लोग थोड़े स्केप्टिकल हैं इस चीज को लेके कि वो ना थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट से भी हटा दिया ना यूएस को, तो उनको ऐसा लगता है कि ये अनफेयर है कि यूएस से ही सारे पैसे लिए जा रहे हैं जबकि चाइना से नहीं लिया जा रहा। तो दैट इज अनदर कंट्रोवर्सी। बट हाँ, ये पता होना चाहिए कि इसमें डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन को पैसे देने की बात हो रही है। फिर बारी आती है इंडियन ओशन स्ट्रक्चर नेम अशोक चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। इन्होंने अप्रूव किया है, नाम किसका, अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज एज अ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन इंडियन ओशन। यानी इंडियन ओशन में 3 ऐसे स्ट्रक्चर थे, एक सी माउंट था, एक रिज था और एक दूसरा भी रिज था। इसको एक को अशोक, एक को चंद्रगुप्त और एक को कल्पतरु नाम दे दिया। तो ये डिस्कवरी किसने की थी, तो ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की डिस्कवरी थी साउथ वेस्ट इंडियन रिज में। अब बात करते हैं हम लोग एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की, इंडिया की चेयरमैनशिप के बारे में। तो इंडिया ने अज्यूम किया है चेयर ऑफ द एडीपीसी। तो अब कौन है, चाइना को
टेक ओवर कर दिया किसने, तो इंडिया ने कर दिया। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप अज्यूम करते हैं तो हमें वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। एडीपीसी एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या क्या एम रखता है, तो डिजास्टर रिस्क को कम करने का एम रखता है और क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। इसको फाउंड कब किया गया था, 1986 में बैंकॉक थाईलैंड में। और एडीपीसी और के अंदर कौन सी कंट्रीज होती है, इंडिया तो होता ही होता है, उसके अलावा 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी टोटल 9 कंट्रीज हैं एडीपीसी में। उसमें आपको दिख जाएगा इंडिया दिख जाएगा और चाइना तो है ही है क्योंकि हमने चाइना से टेक ओवर की इसकी चेयरमैनशिप। तो थोड़ा पता होना चाहिए डीपीसी के बारे में, चांसेस हैं कि आ जाए। फिर बारी आती है सिरोपेजिया शिवरानिया। ये एक नई फ्लावरिंग प्लांट स्पीसी है सिरोपेजिया जीनस की, और इसको डिस्कवर किया गया है विशलगढ़ एरिया कोल्हापुर में, ठीक है। और इसको नाम किसके ऑनर पे इसका नाम पड़ा है ना, शिवराजन्या इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को ऑनर किया गया है, क्योंकि कोल्हापुर का है, महाराष्ट्र में। अब बारी आती है मिथेनोट्रॉप्स की। तो फर्स्ट इंडिजिनस कल्चर, तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसने आइडेंटिफाई किया पहला इंडिजिनस मिथेनोट्रॉप जिसका नाम है मिथाइलोकोक्यूमस ओराइजी। मिथेनोट्रॉप्स क्या होते हैं ना, ये मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं ऑक्सीडाइज करना मीथेन को टू बिल्ड बायोमास, क्योंकि हमने मीथेन को हटाना है तभी हम थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग कम कर पाएंगे। तो अगर हम इस तरह की मिथेनोट्रॉप्स यानी कि मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया को रख ले तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी होगी। फिर बारी है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया, जब भी रिपोर्ट हो तो रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने ऑर्गेनाइज किया, रिलीज किया है वर्ल्ड मैंग्रोव डे पे। और ये रिपोर्ट रिवील करता है कि आधे से भी ज्यादा जो वर्ल्ड का मैंग्रोव है ना वो आईयूसीएन के थ्रेटेंड लिस्ट में आ चुका है। इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ है, तो इंडिया में लक्षद्वीप में और तमिलनाडु में आपको कुछ मैंग्रोव दिखेंगे जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब इंडिया ने 3 ने, ये तो हमने बात कर ली रामसर साइट की। अब देखते COP29 यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो अजरबैजान में होने वाला है। इतना पता होना मोर देन इनफ है। और अगर इसमें कोई किसी तरह की डेवलपमेंट होती है तो जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है उससे आप देख के डेवलपमेंट को रीड पता कर सकते हो, इसलिए न्यूज़पेपर पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर टाइम ना हो आप लोगों के पास तो बस हाइलाइट्स देख लो इन्वायरमेंट के लिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, ये आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, इट्स अप टू यू। अब बारी आती है अजरबैजान की। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बनाने की बात कर रहा है अजरबैजान, जिसने इसने COP29 में, जो हम पहले ही देख चुके हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन। इसकी फाइंडिंग ये है कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से ना स्कूलिंग पे बड़ा इफेक्ट हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने ना स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और लर्निंग लॉस हुई है। तो ये रिपोर्ट एडुकेशन पे है, क्लाइमेट चेंज पे, पर निकाल कौन रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो थोड़ा अतरंगी सा है, तो इसको पूछने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सब पे थोड़ा ध्यान रखो, इस तरह से ना याद करने की टेक्निक्स मन में आप बना सकते हो। फिर बारी आती है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, जिसको जेपी बोलते हैं। तो उत्तराखंड पहला सा इंडियन स्टेट है ना जिसने, जैसे जीडीपी होता है वैसे जेपी है, वो इंट्रोड्यूस करने वाला पहला नेशन हुआ है। अब जेपी जैसे जीडीपी में हम क्या देखते हैं, एक कंट्री के जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जीडीपी की अगर हम बात करें तो इट इज अ वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री में प्रोड्यूस होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो इतना तो हम जानते हैं जीडीपी के बारे में। लेकिन अगर जेपी की बात करें ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू नहीं है गुड्स और सर्विसेज की, इसमें आपको एयर, सॉइल, ट्री, इकोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी मापा गया। तो थोड़ा होलिस्टिक है ये। फिर बारी आती है महाराष्ट्र की रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। तो महाराष्ट्र में एक वैन गंगा नल गंगा प्रोजेक्ट आया है। वैन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो डाइवर्ट करेगा पानी वैन गंगा, जो कि गोशी खुर्द रिवर है, गोदावरी बेसिन से नल गंगा में, जो कि पुराना तापी बोलते हैं। और ये कहाँ पे, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है वैन गंगा गोदावरी की बेसिन और नल गंगा पुरना तापी, वैन गंगा से नल गंगा पानी ले जा रहे हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव इन इंडिया, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं। तो इंडिया ने अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 लॉन्च किया, जिसमें एम क्या है, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे हम लोग 2030 तक। उसके अलावा और कौन से इनिशिएटिव्स लिए, तो हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात की थी लास्ट क्लासेस में। इस स्कीम के अंदर ना रूफटॉप सोलर प्लांट लगेंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में। तो जब लग जाएगा इस सोलर रूफटॉप तो ऑफकोर्स हमें
एक सोलर एनर्जी में मिलेगी। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई आप सुनते हो, तो 100% एफडीआई ना परमिट कर दिया गया ऑटोमेटिक रूट में फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो एफडीआई जो ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई फॉरेन की कंपनी आकर ना या कोई एंटिटी आकर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है ना, इस पर्सपेक्टिव से कि उसको ना किसी कंपनी की पूरी गवर्निंग स्ट्रक्चर इन सब के अंदर उसको घुसना है, सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन ना हो, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। तो एफडीआई जो होता है ना वो बहुत सारी चीजें देखता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो एफडीआई इंडिया की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है, रिलेशंस भी सही होते हैं। लेकिन एफडीआई के ना दो तरह के रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक होता है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, दो तरह का रूट होता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना जो गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पावर या इन सब चीजों से रिलेटेड होती है, उसमें गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होता है, वरना ऐसे तो ऑटोमेटिक रूट हो जाता है। तो जब उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी ऑटोमेटिक कर दिया गया तो इजी हो गया, अब और आएंगी फॉरेन की कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स पार्ट था इसका। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस क्या है, तो इंडिया ने ना 76.38 गीगावाट 2014 में एनर्जी बनाई थी रिन्यूएबल एनर्जी, अभी वो 203 गीगावाट हो चुके हैं। ग्लोबली अगर देखें तो हम चौथे नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, चौथे नंबर पे विंड पावर में और पांचवें नंबर पे सोलर पावर में। और हमारे टारगेट्स तो आपको पता है बहुत एम्बिशियस है, 600 गीगावाट का हमको अचीव करना है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 तक। अब हम लोग बात करेंगे नागालैंड की पैरामेट्रिक इंश्योरेंस की। तो नागालैंड पहला ऐसा स्टेट बना ना इंडिया का जो डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन, जिसको डीआरपीटीएस बोल रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करेगा एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के साथ। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये इंश्योरेंस ऐसा टाइप का इंश्योरेंस होता है ना जो कॉम्पेंसेट करता है डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी पे, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, रादर देन एक्चुअल लॉस। मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे डिजास्टर हो, उस पे इंश्योर आपको कॉम्पेंसेट करेगा, ना कि एक्चुअल अब मर गए सामान खत्म हो गया तब आपको कॉम्पेंसेट करेगा। तो एक अच्छी सी चीज है ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, और नागालैंड बनी है पहली ऐसी स्टेट, याद रखना है। अब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना उसमें 3 टियर का सिस्टम है, एक है नेशनल, एक है स्टेट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अमेंडमेंट हुई है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 ने इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में अपडेट करने के लिए 2005 वाले एक्ट को। तो ये वाली चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे 4 रिंग बटरफ्लाई की, जिसको बोल रहे हैं येप्थीमा सेंटिनेला। ये एक ग्रेट 4 रिंग बटरफ्लाई है जिसको डिस्कवर किया गया इंडिया में 61 साल के बाद। जो किसने रिपोर्ट किया, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये बहुत ऐसे स्पीसीज वगैरह देखते रहते हैं, इनका काम होता है और बहुत अच्छा भी काम करे। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करती है। ग्रेट 4 रिंग बटरफ्लाई जो है ना उसको रीडिस्कवर किया गया 2018 में नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मीथेन माइग्रेटर मिथानोट्रॉप्स। तो इंडिया ने डिस्कवर किया और आइसोलेट किया एक इंडिजिनस मिथानोट्रॉप जो कि नेचुरली मिटिगेट करेगा मीथेन को, जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। तो अपने पहले भी अभी ऊपर भी मिथानोट्रॉप्स देखा, हमें पता है मिथानोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं मीथेन को और CO2 और वाटर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट मिथानोट्रॉप जो है वो एक और काम करते हैं, वो ये है कि वो राइस के प्लांट को जो होता है ना उसका ग्रोथ में हेल्प कराते हैं, अर्लियर फ्लावरिंग करते हैं और ग्रेन की ईल्ड भी बढ़ाते हैं। तो ये माने पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हम लोग बात करेंगे नीला कुरिंजी की, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये एक श्रब है, ठीक है, फ्लावरिंग श्रब है, यानी कि हर्ब, श्रब और ट्री, 3 लेयर होता है ना किसी इकोसिस्टम में। हर्ब हो गए छोटे वाले प्लांट जिनका जो तना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, श्रब जो होते हैं उनका तना थोड़ा सा हार्ड होता है, तना यानी कि स्टेम, और ट्री वो होते हैं जिनके स्टेम की जगह वहां पे बार्क होता है, मतलब कि ट्रंक होता है प्रॉपर। तो हम यहाँ श्रब की बात करें, श्रब मीडियम हाइटेड प्लांट्स होते हैं। तो ये एक फ्लावरिंग श्रब है नीला कुरंजी, जो कि किसका नेटिव है, वेस्टर्न घाट का, और इसको ऑफिशियली क्लासिफाई कर दिया गया IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में, यानी खतरनाक हो गया है अभी ये फेमस क्यों है नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी ना 12 साल में एक बार इस पे फ्लावर निकलता है और इस वजह से इसको बहुत टूरिस्ट अटेंशन मिलता है। असेसमेंट एक हुई है जिसने रिवील किया कि 40% नीला कुरिंजी ने अपना हैबिटेट लूज कर लिया है और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको डर है कि वो क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन से खतरे में आ सकते हैं, इसलिए वल्नरेबल हो गए। तो एक बार मैं इनकी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। ये है नीला कुरिंजी, आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत फ्लावर है, श्रब है और 12 साल में एक बार आते हैं।
नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। तो इस बुलेटिन में ये रिपोर्ट होती है जो कि हाईलाइट करती है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का पोल्यूशन। अब देखो ग्लोबली इसमें क्या रिपोर्ट में निकल के आया, इसमें रिपोर्ट में ये निकल के आया कि यूरोप और चाइना ने अपने 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के लेवल को कम किया, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में राइज देखा गया इन एमिशंस का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की मदद से की वजह से। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता क्या है? ये बहुत छोटे से पार्टिकुलेट मैटर होता है, इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। तो ये फटाक से हमारे लंग्स में चले जाते हैं और बहुत खराब होते हैं, बहुत पोल्यूशन कॉज करते हैं। अभी ग्लोबली अगर बोला जाए तो कौन सा हॉटस्पॉट है जहां सबसे ज्यादा पीएम का पोल्यूशन है पार्टिकुलेट मैटर का? वो है अफ्रीका में, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन चाइना के लिए अच्छी बात है कि उसमें अभी रिडक्शन देखा गया है। क्रॉप यील्ड पे क्या इफेक्ट करता है? तो पार्टिकुलेट मैटर ना, इसका पोल्यूशन सनलाइट को आने नहीं देता प्लांट तक, और आने नहीं देगा तो यील्ड घट जाएगा, 15% से भी ज्यादा यील्ड घट जाता है। अब एरोबायोलॉजी में एडवांसेस, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब आ गई है जो मॉनिटर करेगा बायो एरोसोल्स को रियल टाइम में। एरोसोल्स क्या है? तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर ये सारे ना, इनको एरोसोल के अंदर हम लोग डालते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग जब इसको क्लासिफाई करते हैं तो एरोसोल में क्लासिफाई करते हैं। रियल टाइम तो मैंने आपको समझा दिया कि इसी टाइम पे, तो ये ना इनहांस करेगा हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग की कैसे ये पार्टिकल्स एयर में आते हैं। एरोबायोलॉजी है क्या? एरोबायोलॉजी एग्जामिन करता है मूवमेंट किसका? तो जो भी ये बायोलॉजिकल पार्टिकल्स है ना जो हवा में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह वगैरह, उनके मूवमेंट को एग्जामिन करता है एरोबायोलॉजी। ठीक है, अब बारी ये एरोबायोलॉजी पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी कहाँ पे हुआ? तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। तो यहाँ से तो पहले देख लो केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ? राजस्थान में। टील कार्बन पे स्टडी हुई ना, तो टील कार्बन पता होना चाहिए क्या है। टील कार्बन ऐसा कार्बन है ना जो कि नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड में रहता है, यानी फ्रेश वाटर है, वेटलैंड आपको पता है, और नॉन टाइडल यानी कि यहाँ टाइड्स नहीं आते। ये कार्बन स्टोर्ड होता है प्लांट बायोमास में, माइक्रोबियल मैटर में, और डिसॉल्व होता है पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर में। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात की जाए तो फाइंडिंग्स जो है वो इंडिकेट करती है ह्यूमन कॉज्ड पोल्यूशन को। ठीक है, वेटलैंड में हमारे ह्यूमन कॉज्ड पोल्यूशन है, जिस वजह से ना टील कार्बन वैल्यूएबल हो सकता है क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने के लिए। और एमिशन जो मीथेन के है ना वेटलैंड से, वो भी रिड्यूस हो सकता है अगर हम स्पेशलाइज्ड बायोचार को यूज करें। अभी बेनिफिट क्या है? अभी बोल तो दिया गया कि बेनिफिट होगी टील कार्बन से, पर बेनिफिट क्या है ये देखते हैं। टील कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने में। तो अगर ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा तो फ्लड का खतरा कम बढ़ेगा, तो अर्बन हीट आइलैंड भी कम होंगे। अर्बन हीट आइलैंड कम होंगे तो सस्टेनेबल अर्बन सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और आपको ये, आपसे मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा तो आपने बहुत सही आंसर भी दिया था कि केवलादेव नेशनल पार्क और लोकतक, ये दो ऐसे जो ऑर्गन मतलब ऐसे नेशनल पार्क या वेटलैंड बोल दें, वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, सिर्फ दो ही है। चलिए, पहले 3 थे पर अब 2 हो चुके हैं। अब बात करें हम लोग स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 के। ये अवार्ड ना सिटीज को दी जाती है जो अपना एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट एफर्ट अच्छा रखता है। इसमें 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में 10 लाख पॉपुलेशन के प्लस वाली सिटी, कैटेगरी 2 में 3 से 10 लाख वाली, और 3 में 3 से लाख से भी कम के पॉपुलेशन वाली। कैटेगरी 1 की सिटीज है सूरत, जबलपुर और आगरा। कैटेगरी 2 की सिटीज है फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। और कैटेगरी 3 के जो सिटीज हैं वो है रायबरेली, नालकोंडा और नालगढ़। अवार्ड की बात की जाए तो ये अवार्ड कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करता है, और ये 130 सिटीज की रैंकिंग करता है। किसके अंदर? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। और क्या चेक करता है कि ये अपना वेस्ट मैनेजमेंट का सही एक्शन लिए कि नहीं, डस्ट कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, इमिशंस को लोअर रख रहे हैं कि नहीं। रैंकिंग के क्राइटेरिया क्या होते हैं? सिटीज को इवेलुएट किया जाता है एक्टिविटीज पे जो कि प्लान होते हैं, वही ये सारी चीजें, और फिर चेक किया जाता है कि एयर क्वालिटी एनहांस हो रही कि नहीं। फिर बारी आती है वाटर स्पिनच टेक्नोलॉजी, जिसको किसने डेवलप किया? IIVR। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे? वाराणसी में है। इसने डेवलप किया एक न्यू टेक्नोलॉजी जो कि वाटर स्पिनच को फार्मर्स के लिए बहुत एक्सेसिबल बनाएगी। तो वाटर स्पिनच का क्या ऐसा बात है जो फार्मर्स को दिलवाना चाह रहे हैं? वाटर स्पिनच नेटिव है हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, मतलब इंडिया इज सब ट्रॉपिकल कंट्री। तो वाटर स्पिनच जो है ना, ये फॉलिक एसिड में बहुत रिच होता है। फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन B9 को। और इसमें बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, E और C भी विटामिन होता है। फिर बारी आती है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिसको AQMX बोलते हैं। इसको किसने लॉन्च किया? CCSE। CCSE इज क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन फॉर क्लीन एयर।
इसने लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इन्वेस्टमेंट क्लीन एयर टेक्नोलॉजी में। अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज क्या है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो टूल्स और गाइडेंस देगा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और ये किससे अलाइन करेगा ना, ये हमारी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के 6ठे रेजोल्यूशन को अलाइन करेगा, जो कि किस पे, इनहांस करने पे ग्लोबल कोऑपरेशन, ताकि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो। AQM ना एक और जगह हेल्प करेगा, WHO की एक इंटरिम एयर क्वालिटी गाइडलाइन की टारगेट है, उसमें भी अचीव करने में हमारी मदद करेगा। एक्सक्यूज मी, टाइफून यागी की बात करते हैं। टाइफून यागी ने बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड किया और फ्लड भी किया, कहाँ पे, वियतनाम में, और ये एशिया का ना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म बन गया इस साल। अब टाइफून क्या होते हैं, ये लार्ज रोटेटिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड और थंडर स्टॉर्म होते हैं जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में आते हैं, जो कि लो लेवल का सर्कुलेशन फीचर करते हैं। बट टाइफून या साइक्लोन्स ये सारे ना एक ही चीजें हैं, बस अलग जगह अलग अलग नाम है। टाइफून आप नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बोल दोगे, है ना, और साइक्लोन आप अपने इंडिया के पास बोलते हो, यानी कि इंडियन ओशन में, माने बे ऑफ बंगाल में जब आता है। अब वुल्फ अटैक की बात करते हैं, बरेच में ना, बरेच का यूपी में, वहां पे वुल्फ का बड़ा अटैक हो रहा था 35 विलेज में। तो 35 विलेजों में हाई अलर्ट कर दिया गया और फॉरेस्ट ऑफिशियल ने एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन भेड़िया। किस किस चीज के लिए, तो इन वुल्फ को पकड़ने के लिए। अब भेड़िया एक मूवी भी थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो वैसे ही भेड़िया जो है, ये ऑपरेशन भेड़िया है जो कि वुल्फ अटैक के लिए है। अभी दो तरह के वुल्फ इंडिया में दिखेंगे, एक इंडियन वुल्फ और एक हिमालयन वुल्फ। इंडियन वुल्फ आपको कहाँ मिलेगा, तो वो राजस्थान और गुजरात में, और हिमालयन और तिब्बतन वुल्फ जो है ना, वो आपको ट्रांस हिमालयन रीजन में दिखेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका इंडियन वुल्फ, थोड़ा डॉग जैसा लग रहा है, हमारे वाइल्ड अपने डॉग, स्ट्रीट डॉग जैसा, बट है ये वुल्फ। और ये आपका तिब्बतन वुल्फ, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन रीजन में, तो आप देख सकते हो इसका फर कितना मोटा है, क्योंकि इसको ठंड से खुद को बचाना है। तो हर चीज के पीछे रीजन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, वो किसी रीजन से ही ऐसे होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आपको पता होगा कि अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और 2023 में सिक्किम में एक डिजास्टर हुआ था अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से। इसी वजह से गवर्नमेंट ना अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर के आ गई है लेक्स में, इंडियन हिमालयन रीजन में। अर्ली वार्निंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लड आने से पहले वार्निंग आ जाएगी ताकि लाइफ तो लॉस ना हो। और ये डेलीगेशन किसका है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM में विजिट करी, कहाँ, तो तेंगचुंका लेक, जो कि कहाँ पे, सिक्किम में है, और ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के मिशन के पार्ट में है। अब ये मिशन जो है वो किसको किसको इन्वॉल्व करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तो देख लिया, लेक कहाँ पे, सिक्किम में, ये भी देख लो। ये इन्वॉल्व करता है NDMA को, इसरो को और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को। अब है वुड वाइड वेब, जैसे हम वर्ल्ड वाइड वेब देखते हैं ना, www.com जो हम लोग लिखते हैं कभी भी, www, उसमें फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, ये एक हमारा, जब ब्राउजर में डालते हैं इस तरह का एड्रेस तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। वैसे ही प्लांट में भी वर्ल्ड वाइड वेब की जगह वुड वाइड वेब है। ये एक इंटरैक्ट और एक्सचेंज करने के लिए एक नेटवर्क है, जो कि फंगस का नेटवर्क होता है माइसीलियम की मदद से। फंगस में ना माइसीलियम होते हैं, जैसे अलग अलग स्पीसीज की पिक्यूलियर चीजें होती है, वैसे फंगस में माइसीलियम होता है। ये माइसीलियम का नेटवर्क प्लांट को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद कराता है, इसलिए इसको वुड वाइड वेब कह रहे हैं। और ये कम्युनिकेट कराने में मदद करता है प्लांट को अपने रूट के थ्रू केमिकली। तो ये पता होना चाहिए कि प्लांट का भी एक नेटवर्क है जिसमें फंगस का रोल है। अब ओशन आई मोबाइल ऐप और मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो कोच्चि में ना एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। उन्होंने क्या डेवलप किया, ये ओशन आई मोबाइल ऐप। ये काम क्या करेगा, तो ये डेटा कलेक्ट करेगा मरीन बायोडाइवर्सिटी में। ये ऐप अलाइन करेगा इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि पहले से, यानी इंडिया में इंडोबिस है, जो कि किसका पार्ट था, तो ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है हमारे पास इंडोबिस। ओबिस वर्ल्ड का है, इंडोबिस इंडिया का, और ऑफर करेगा ओपन एक्सेस मरीन बायोडाइवर्सिटी डेटा का। फिर बारी आती है विषाणु युद्ध अभ्यास। अब एग्जाम में मान लो ये आया विषाणु युद्ध अभ्यास, तो ये पैंडेमिक के से बचने की एक प्रिपेयरनेस ड्रिल हुई थी। जैसे कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है ना, जॉइंट एक्सरसाइज, वो हम अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे भी ड्रिल हुआ। अभी किसी को विषाणु पता है क्या होता है हिंदी में, तो वो एग्जाम में इसको आराम से गेस कर लेगा, बट अगर किसी को नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी, तभी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अभी ये कंडक्ट किसने किया, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन ने कंडक्ट किया, के पार्ट
पार्ट में ये कंडक्ट हुआ और ये ड्रिल फोकस क्या किया, तो डिजीज कंट्रोल और पैंडेमिक रेडिनेस। अब ड्रिल है यानी कि सिमुलेशन हुआ होगा। सिमुलेशन मतलब होता है कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना दो, उससे मिलता जुलता है। जैसे आप जब टेस्ट देने अभी जा रहे हो, मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, सेंटर वेंटर पड़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिमुलेट कर रहे हैं ना पेपर को। वैसे ही यहाँ पे भी सिमुलेट किया गया एक जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक को, और फिर अलग अलग सेक्टर्स को बुलाया गया, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल सेंट्री और वाइल्ड लाइफ के इनपुट्स लेकर, और फिर चेक किया गया कि ये जो टीम है प्रिपेयर्डनेस फॉर नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम, ये किस तरह से इस पे वर्क कर पा रही है। तो एक टीम बनी है, उसको चेक तो करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट है एल नीनो लानीना के इम्पैक्ट को स्टडी करना। तो ओशियन नीनो इंडेक्स इंप्लॉय किया गया जो कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के इफेक्ट्स को चेक करेगा इंडियन मॉनसून पे। और ये जो ओशियन नीनो इंडेक्स है ना, वो मॉनिटर करेगा 3 महीने का एवरेज वेरिएशन टेम्परेचर में, क्योंकि जो ओशन का टेम्परेचर है ना, उसी पे एल नीनो, ला नीना, एल एनसो सब कुछ डिपेंड करता है। कहाँ पे, तो सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक में। अब हम बात करेंगे आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि, हाँ हमने इस पे पहले भी बात कर लिया वैसे तो आईएसए पे, बस अब उसमें हमने टूवर्ड्स 1000 पे भी बात कर लिया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पे बात कर लिया। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करते, अपने टाइम को बचाते हैं। और इसको आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग को अगर ये दिखे, जैसे आप रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप लोग इसको क्या करो कि एक बार देख लो या फिर आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, एक्टिव रिकॉल, कि देखो कि टूवर्ड्स 1000 किसका था, अच्छा चलो ये आईएसए का था, इसमें क्या बात की गई थी, तो सब हजार हजार था, क्लीन एनर्जी, हजार इंस्टॉलेशन, 1000 मोबिलाइज करना $1 बिलियन, और वन सन वर्ल्ड 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 ग्रिड किसका है, तो ये भी अपना आईएसए का इनिशिएटिव है। तो इससे थोड़ा रिवाइज होता है। फिर अब मिशन मौसम। मिशन मौसम जो है ना, एक इनिशिएटिव है जो इनहांस करेगा वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज इंडिया में। इसके फोकस एरियाज क्या है, तो ऑफ कोर्स वेदर फोरकास्ट होगा ही, एयर क्वालिटी होगी ही, अवेयरनेस वगैरह होगा। टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के रडार लेगा। मिशन मौसम के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रडार, सैटेलाइट, सेंसर्स यूज किए गए, सुपर कंप्यूटर्स यूज किए गए, जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटेड डिजाइन यूज किया गया, रियल टाइम डेटा तो चाहिए ही चाहिए। अब है भद्र टाइगर रिजर्व। भद्र टाइगर रिजर्व का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका के चिकमंगलुरु और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे एक कॉरिडोर कनेक्टिविटी है, ये कनेक्ट करता है कुद्रेमुख नेशनल पार्क और शेतीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि जिसके अंदर से कौन सी नदी बहती है, तो रिवर भद्रा बहती है। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना होगा कि भद्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा की। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई, लोकेशन, नदी और किसकी ट्रिब्यूटरी है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्रेड ग्रूव की। अभी सेक्रेड ग्रूव क्या होता है ना, जब बहुत सारी कम्युनिटी ना कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट या उसकी पूजा करती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। तो रिसर्चर्स है ना, फिर उसको वो प्रोटेक्टेड रखते हैं, उसके अंदर कोई वो लोग हानि, उसके छेड़खानी नहीं करते हैं। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट, कहाँ पे, कुम्ब्रल में, जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रही है, तो एक लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो ग्रूव है ना, सेक्रेड ग्रूव, यहाँ पे आपको मायरिस्टिका मैग्निफिका दिखता है, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसी है, जो कि कर्नाटका और केरला में पाई जाती थी। तो सेक्रेड ग्रूव ना लोकल कस्टम और स्पिरिचुअल बिलीफ्स को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, और ये बहुत इकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका। दिल्ली गवर्नमेंट की बायोडिकम्पोजर इनिशिएटिव की बात करते हो, दिल्ली गवर्नर आपको पता है कि दिल्ली में ना अक्सर ठंड के टाइम में, जो अभी का टाइम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ जाता है। एक तो दिवाली गई होती है, ऊपर से स्टबल बर्निंग होती है, ऊपर से व्हीकल्स का पोल्यूशन। तो जो स्टबल बर्निंग है ना, उसमें स्टबल जो है वो जब जलाते हैं किसान, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। अब उसको कैसे हटाया जाए, तो किसान को तो ऐसे नहीं बोल सकते अब धान ही उगाना बंद कर दो, जो उनकी जीवनी है। तो क्या किया जाएगा ना, ये जो स्टबल है उसको परती बोलते हैं। तो इस स्टबल को बायोलॉजिकली हटाने की बात की जा रही है बायोडिकम्पोजर से। ये बायोडिकम्पोजर 6 फंगस की स्पीसी से मिलके बना है, और ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा इस स्टबल को 25 दिन के अंदर, और सॉइल की हेल्थ भी सही कर देगा, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा ना, पोल्यूशन बचेगा। तो इस दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको स्प्रे किया बायोडिकम्पोजर को 5000 एकड़ लैंड में। और ये कॉम्पोजिशन डेवलप किसने की है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ये पूछ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंडस एक्स के बारे में बात करते हैं। इंडस एक्स एक समिट है, इसका 3rd एडिशन जो है यूएस में हुआ, और
इसने रिलीज किया इंडस एक्स इम्पैक्ट रिपोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये 2023 में लॉन्च हुआ था और इसका इनिशिएटिव था कि ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इंडिया और यूएस के बीच में बढ़ाएगा। तो इंडिया और यूएस से रिलेटेड है, ये थोड़ा याद रखना है। वैसे तो बहुत आसान है याद रखना, इंड यूएस इसमें नाम में ही है। फिर बारी आती है इनक्वाइस, इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस है ये हमारा। ये इसको कौन लेके आया है? तो इनक्वाइस लेके आया। इनक्वाइस इज इंडियन नेशनल सर्विसेज फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद। इसका पर्पस इस एटलस का क्या है? ये एटलस जो है ना जोन्स आइडेंटिफाई करेगा इंडिया का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये ऐसे पोटेंशियल जोन जहाँ पे आपको एनर्जी मिल सकती है, क्योंकि हमें तो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड, वेव, टाइड, करंट वगैरह के जोन्स का एटलस। जैसे एटलस में अभी हम लोग मैप्स वगैरह होता है ना, एटलस देखते हैं, तो वैसे यहाँ पे एटलस होगा हमारी एनर्जी पोटेंशियल का एटलस होगा। कौन लाया? तो इनक्वाइस लेकर आया है, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को बहुत हेल्प करेगी कि ओशन एनर्जी निकालने में। दूसरा है इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको री इन्वेस्ट कह रहे हैं। तो ये लॉन्च हुआ था ना, यहाँ पे 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट अनवील हुई थी और एक्सपो री इन्वेस्ट। ये प्लेटफॉर्म एंकरेज करता क्या है? तो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ओके। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो डिजाइन किया गया है कोलैबोरेशन देखने के लिए स्टेक होल्डर्स के बीच में, जिसमें इंडिया का सपोर्ट लेकर के अचीव किया जाएगा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, जो हमारा गोल है। पार्टनरशिप कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो ऑपरेट करेगा ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंदर, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2022 में इंडिया और जर्मनी के बीच में। तो ध्यान रखना है कि इंडिया और जर्मनी के बीच में ऐसा कोई पार्टनरशिप भी है, ओके। और री इन्वेस्ट इंडिया और जर्मनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट। तो हमको तो पता है कि हमें CO2 हटाना भी किसी भी तरह से हटाओ, तो एक नया मिथेनॉल CO2 से मिथेनॉल बनाने का प्लांट है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी जिसमें कार्बन को यूटिलाइज किया जाएगा और CO2 से मिथेनॉल बनाया जाएगा, और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में है अभी। प्रोसेस क्या होगा? तो CO2 को लेंगे, उसको इंडस्ट्री में के सोर्सेज में डालेंगे, जैसे पावर प्लांट वगैरह में एटमोस्फेयर से लेके, फिर हाइड्रोजिनेशन होगा। जो कैप्चर्ड CO2 है ना, उसको कंबाइन किया जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ताकि वो मिथेनॉल बनाए। एनवायरमेंटल बेनिफिट ये है कि इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटेगा और मिथेनॉल जो है हमारे फ्यूल के सोर्स की तरह काम कर जाएगा। हम डीजल पेट्रोल कम कर देंगे। आपको पता है पंचामृत जो इन डिक्लेरेशन था वो हमने दिया था, हमारे पीएम ने दिया था, और पंचामृत डिक्लेरेशन के अंदर हमने 5 बड़े गोल्स लिखे थे, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पंचामृत डिक्लेरेशन हमारे पीएम ने कब लिया था, कौन से कॉप में लिया था, ठीक है। और ये 5 जो है हमने लिया था, इसलिए इसका नाम पंचामृत है। पहला था कि नेट जीरो 2070 तक करेंगे, उसके बाद टोटल कार्बन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे टिल 2030, और इंक्रीज करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी 50% से, कम करेंगे कार्बन इंटेंसिटी 45% से, और नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो कॉप वगैरह बताओगे। नेक्स्ट है बायोराइट स्कीम। इसका अप्रूवल जो है हमारे कैबिनेट ने दे दिया है। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है बायोराइट स्कीम। तो याद रखना किससे रिलेटेड है ये, एंटरप्रेन्योरशिप से। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो पोजीशन है ना एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी लीडर, वो हम सॉलिडिफाई करें। इंडिया की बायो इकोनॉमी $300 बिलियन हो जाए। नोडल डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होगा। अब स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है एक, उसकी एक रिपोर्ट निकली है जिसने क्या बोला, ग्रेट वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन 20% बढ़ा है आखिरी डेकेड से मान के चले तो, और 4000 के ऊपर राइनो हो गए हैं। इंडियन राइनो का पॉपुलेशन अगर देखा जाए ना तो 3262 तो अपने काजीरंगा में ही है। 90% आपको आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल जाएगा वन हॉर्न राइनो का पॉपुलेशन। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया में वन हॉर्न राइनो तो आपने देख लिया, उसके अलावा ना 5 ऐसे राइनो की स्पीसीज होती हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड राइनो की स्पीसी कौन सी, और कौन से ऐसे राइनो की स्पीसी है ना जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली है। कोशिश की जा रही है ओवरी एग्स वगैरह उसकी बचा के कि उसको किसी तरह से प्रिजर्व किया जाए, बट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ये इंपॉर्टेंट है, राइनो पे सवाल बनते हैं।
नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन सिटी प्लान क्या है, तो 7 इंडिया की सिटीज है ना, उसने अपना नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट एक्शन प्लान निकाला है। वो सिटी का नाम देख लो कौन सा है, तो अहमदाबाद, वडोदरा, कोयम्बतूर, उदयपुर और सिलीगुड़ी। अहमदाबाद ने तो अपना CRCAP भी रिलीज कर दिया, जिसको U20 के समिट के टाइम किया था। U20 क्या था, तो जब G20 कंट्रीज आई थी तो उन्होंने एक सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव किया था, जिसका नाम था U20। हाइलाइट्स क्या थे, तो $85 चाहिए, मिशन 91% रिड्यूस की बात की गई, 8 लाख ग्रीन जॉब्स की बात की गई। अब एशिया का ये सारे ना डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कौन सी सिटीज हैं, क्या सीन है। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, तो इंदौर MP में बनता है हमारे एशिया का लार्जेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड फैसिलिटी, यानी कि वेस्ट से हम लोग CNG बनाएंगे। हमारा एक गोवर्धन स्कीम है, ठीक है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2022 में और इनॉग्रेट किया था, जो कि एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट बेस्ड फैसिलिटी था, जिसमें 17,000 किलोग्राम ऑफ बायो CNG हर दिन बनता है। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो गोवर्धन है ना, वो गोवर्धन स्कीम का पार्ट था। इसका फुल फॉर्म पूछते एग्जाम में। गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वेस्ट टू वेल्थ की बात की जा रही है। हम लोग एक वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का पार्ट है ये। फिर है एक्सरसाइज एक्विया। तो एक्विया जो है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सदर्न कमांड इंडियन आर्मी की है ना, ये एक्सरसाइज एक्विया कर रहे हैं चेन्नई में, ताकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को ठीक कर सके। इसमें अलग अलग की होल्डर्स को ला करके ये होगा। बस याद रखो कि कौन इन्वॉल्व है इसमें। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको इबका बोलते हैं, तो इंडिया ने ना इसमें अपनी मेंबरशिप अप्रूव कर दी है, कैबिनेट ने साइन कर दिया है, और ये फ्रेमवर्क भी रेटिफाई कर देंगे इसके एस्टैब्लिशमेंट का। अभी रेटिफाई करते हैं ना, तब हम टोटली मेंबर बन जाते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, तो इंडिया के अलोंग साइड निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया ने ज्वाइन किया था इबका को एज फाउंडर मेंबर्स, ठीक है। जेनेसिस क्या हुआ था, तो 2023 में लॉन्च होता है 50th एनिवर्सरी में इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ है, चलो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था इंडिया का। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड अमेजिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का। कभी इसके बारे में टाइम मिले तो पढ़ना, क्या तरीके से हमने टाइगर को प्रोटेक्ट किया है, इतनी अच्छी खूबसूरती से किया गया है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और बताओगे कि इंडिया में नहीं, बिहार में हमारे पास कितने टाइगर्स हैं अभी फिलहाल अवेलेबल, और कहाँ मिलता है बिहार में टाइगर। इट्स इंपॉर्टेंट। तो इबका का काम क्या है, इबका प्रमोट करता है बिग कैट कंजर्वेशन। अभी बिग कैट में आते कौन है, तो 5 बिग कैट की बात होती है इस इबका में, और ये पैंथेरेनी फैमिली में बिलोंग करते हैं। देखो, एक है पैंथेरा लियो जिसको लायन बोलते हैं, दूसरा है पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, तीसरा है पैंथेरा ओनका जो कि है जैगुआर, चौथा है पैंथेरा पार्डस वो कि लेपर्ड, और पांचवा है पैंथेरा यूनसिया स्नो लेपर्ड। तो पूछ सकते हैं कि ये जो बिग कैट इबका है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन सी 5 कैट की स्पीसीज है। अभी यहाँ पे आपको चीता नहीं दिखेगा, क्योंकि चीता ना अपने इंडिया में 1950s में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। अभी एक भी ना एशियाटिक चीता रहा नहीं इंडिया में। तो हम जो अभी चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट लाए हैं ना, वो अफ्रीकन चीता को लेके आ रहे हैं, इसलिए चीता तो नहीं दिखेगा आपको इसमें। लेकिन हाँ, जैगुआर, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड दिखेगा। स्नो लेपर्ड पे भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है इंडिया ब्राजील कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है ना, ये एविएशन यानी कि एरोप्लेन की बात हो रही है। एरोप्लेन में ये फ्यूल होगा, सस्टेनेबल है, नाम से पता चला, डीकार्बोनाइज करेगा। ये जो फ्यूल होते हैं ना, वो बहुत कम का CO2 एमिशन करते हैं, 80% से भी कम, जो कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है नैनीताल टाउन क्लासिफिकेशन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है क्लासिफिकेशन नैनीताल टाउन का, उसकी कैरिंग कैपेसिटी और इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी के बेसिस पे। तो किसने किया, वो ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी। फिर है नगर वन स्कीम। तो 111 नगर वन स्कीम जो है वो सैंक्शन हुई है आखिरी के 100 दिनों में। ये स्कीम है क्या, तो 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लेकर आई थी। इसमें 1000 नगर वन बनाने की बात की गई थी इंडिया में, पूरे इंडिया में 2027 तक। इसको कौन सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली, तो हमारे एक ना फंड है जिसका नाम है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये जो है ना, ये इसको सपोर्ट कर रही थी। ये इंकरेज करता था लोकल कम्युनिटी, NGO और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि वो अर्बन फॉरेस्ट्री में पार्टिसिपेट करें, यानी अर्बन एरिया में आप एक फॉरेस्ट बनाओ। और ये इसका प्रोविजन जो है ना, आपको मेरी लाइफ पोर्टल में भी दिख जाएगा, इसमें आपको डिटेल्स दिखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बिहार में एक जगह है जहां पे नगर वन बना है, एक जगह है,
है, ठीक है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो नगर वन बना। आज जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना आपसे, वो आपके बहुत ही श्योर चांसेस है कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन इन्वायरमेंट को क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर देगा और आपकी रिविजन भी करा देगा। फिर है CDRI। तो CDRI के बारे में हम ऊपर ही देख चुके थे कि CDRI जो है वो इंडिया में लॉन्च किया था। 40 कंट्रीज है इसमें, 7 ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेटेरिएट वगैरह हमने देख ही लिया था। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है ये भी हम देख चुके थे, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क। ये ना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर फ्रेमवर्क है जिसमें एक्शन प्लान की बात की जाती है ताकि डिजास्टर से बच सके। फिर है बराक भूमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्या किया है ना, स्टे लगा दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इनसाइड बराक भूमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। लोकेशन क्या है, लोकेशन है इसकी सैंक्चुरी इन लोकेटेड, सैंक्चुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो बराक और सोनाई नदी में, जो कि कहाँ पे, असम के चाचर डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे ये भी ध्यान में रखना है कि बराक और सोनाई है कहाँ। अब ये जो सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस बराक भूमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, पहला तो बराक नदी के ऊपर इसका नाम है, और सेकेंड बराक नदी के बारे में हम कुछ बात करें तो बराक नदी भी जरूरी है। हम ब्रह्मपुत्र देखते हैं जब हम असम की बात करते हैं, बराक को भूल जाते हैं। बराक ना सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, और बराक वैली में ही आपको बोराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखता है, ठीक है, बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नाम याद रखना है। अब राइनो के ऊपर एक रिपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं 2024 राइनो रिपोर्ट। इसको रिलीज किया इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने 2000 सितंबर 2024 में। इसकी क्या फाइंडिंग्स थी, तो पहले भी आपने देखा है कि राइनो रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया में तो खुद राइनो बढ़े हैं, और ऐसे अगर आप 2024 राइनो रिपोर्ट की बात करो तो फ्यूअर देन 28,000 राइनो पूरे वर्ल्ड में रह गए हैं। 5 स्पीसी होती है राइनो की। राइनो की पोचिंग अफ्रीका में ना 4% बढ़ गई है 2022 से, और व्हाइट राइनो का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जबकि ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है वो स्टेबल है पर अपने इंडिया में बढ़ा है। व्हाइट राइनो साउथ अफ्रीका में ग्रो कर रहा है डिस्पाइट उसके ऊपर पोचिंग बहुत होती है। राइनो की 5 स्पीसीज है, 2 अफ्रीकन है, 3 एशियन है। 2 अफ्रीकन में आता है व्हाइट और ब्लैक, दोनों कलर है, तो कलर से आप याद रख सकते हो। और एशिया में आपका आता है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस जो अपने इंडिया में मिलता है, सुमात्रन और जावा, नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पे है। ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस आपको इंडिया में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, कभी कभी भूटान में भी दिखता है। इसका पॉपुलेशन तो हमने अभी बात की ही। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखे तो IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, होगा ही होगा। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इब्का के बारे में फिर से न्यूज आ गई कि इसने अप्रूव कर दिया इंडिया का मेंबरशिप इब्का में, हमारे कैबिनेट ने। इसके अंदर फिर वही है कि लॉन्च किया था PM मोदी जी ने इब्का को, और फोकस करा था ये प्रोटेक्शन ऑफ 7 बिग कैट्स। कौन से, तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता। अभी चीता ये हो गए आपके, इब्का जब आया था, लॉन्च हुआ था, तो ये 5, इसके 7 कैट की बात होती है, पर इंडिया में तो हमारे 5 ही स्पीसीज है ना, और 5 स्पीसी के बारे में हमने ऊपर बात की है। तो जब इब्का की बात की जाए कि इसके अंदर कितने हैं, तो 7 बिग कैट्स हैं, बट जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया इज होम ऑफ 5 ऑफ दीज। ओके, आप मुझे, चलो आप क्यों बताओगे, मैं ही बता देती हूँ। इंडिया में आपको ना टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और जैगुआर दिखेगा, लेकिन आपको पूमा और चीता नहीं दिखेगा, तो इसलिए 5 ऑफ दीज की बात की जा रही है। इब्का का हेडक्वार्टर तो इंडिया में ही है। इसमें 150 करोड़ का बजट है ना, 5 साल को दिया गया है। 4 कंट्रीज इंडिया, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया जो है वो इब्का के मेंबर्स है। तो थोड़ा इब्का के बारे में पता होना चाहिए था। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग आवर करेंट अफेयर फॉर इन्वायरमेंट सेक्शन। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हो, क्लास अच्छा लगा हो, मुझे बताइएगा आप लोग कैसा लगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो तो डेफिनेटली आप लोग आंसर करना, इवन इफ यू डोंट से आपको कैसा लगा, बट आई जस्ट होप कि आपको ये सेशन से कुछ बेनिफिट मिले। इन्वायरमेंट के अगर क्वेश्चंस आते हैं, कम आएंगे बट बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होंगे, एकदम अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और टू द पॉइंट सारी चीजें बताई गई है, तो एकदम अच्छे से सब कवर हो जाएगा। आप लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना, and all the best for your exam, and I'll meet you sometime again. Thank you.